नमस्कार। मैं राकेश परमार। मित्रों, आज की बात की शुरुआत करने से पहले मैं सबसे जरूरी बात आपको बताऊं। आज मुझे राहुल गांधी का बदला बदला स्वरूप और अपने बात करने के अंदाज, प्रभावी तरीके से प्रभावशाली सलाह देने के लिए मैं श्री राहुल गांधी जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। देखिए, आप विरोध में हैं, आप विपक्षी राजनीति करते हैं। आपका काम है कि आप सरकार के नीतियों की जहां विरोध की आवश्यकता हो वहां विरोध करें, यही आपका राजनीतिक धर्म है। लेकिन सिर्फ विरोध के लिए विरोध या इस बात के लिए कि लोगों को पता चले कि आप विरोधी हैं, ये उचित नहीं है। राहुल गांधी जी ने आज राजनीतिक परिपक्वता का जो परिचय दिया, मेरे दिल में पहले से उनके प्रति अगाध श्रद्धा था। राहुल गांधी का मैं बड़ा इज्जत करता हूं। मेरा ये मानना है कि राहुल गांधी जी की इज्जत उन्हीं के लोग और उन्हीं के पार्टी के लोग नहीं करते, और उन लोगों के वजह से ही राहुल गांधी के विरुद्ध प्रोपेगेंडा चलता है या मीम्स बनते हैं या जो हवा बहाई जाती है उनके विरोध में और उनके अपने पार्टी के लोगों के द्वारा। आज राहुल गांधी ने बहुत मेच्योरिटी का परिचय दिया है। जो उन्होंने अपना राजनीतिक वक्तव्य दिया, आज जो अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, एक तो उनका बदला बदला गेटअप लगता है राजनीति अब उनकी बदलने वाली है। ईश्वर करे राहुल गांधी इसी लाइन पर अपना राजनीति आगे बढ़ाएं, सफलता जरूर मिलेगी। मित्रों, यहाँ एक बात बता देना जरूरी है कि कोरोना वायरस की खतरनाक हो रही स्थितियों पर सबसे पहले देश को अवगत कराया था माननीय राहुल गांधी जी ने ही। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बिहार के हाट पर लिट्टी का आनंद ले रहे थे, भीड़ भाड़ में फोटो खिंचवा करके फेसबुक पर डाल रहे थे कि मैं बिहार का व्यंजन लिट्टी खाया था, उस वक्त राहुल गांधी जी कहा था कि आप भीड़ से बचिए और कोरोना से डरिए। एक ऐसी बीमारी दुनिया में फैली है जिसका कोई उपचार इलाज अभी तक बना नहीं है। लेकिन चूंकि हमेशा की तरह से हमारा आदत है कि हम राहुल गांधी के बात को सीरियस ना लें, हमने उस बात को भी सीरियस नहीं लिया। नतीजा ये हुआ कि जो राहुल गांधी जी आज से बहुत दिन पहले कहे थे, आज वो साबित हो रहा है। और राहुल गांधी की बात का श्रेय कोई नहीं दे रहा है, इसलिए नहीं दे रहा है कि राहुल गांधी को राजनीतिक माइलेज मिल जाएगा। लेकिन हम जो लोग कोशिश करते हैं कि ना हम पक्ष में हो ना विपक्ष में हो, हम निष्पक्ष में हो, तो निष्पक्ष वक्तव्य यह है कि राहुल गांधी जी का वो बात सही था, आज भी उनकी राजनीति सही है। राहुल गांधी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आज बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है, बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। इस विषय को कहने से पहले मैं एक बात, हमारे पीएन पंथी जी दिख रहे हैं, मैं उनको नमस्कार बोल रहा हूँ। मेरा भाई मुन्नू भी दिख रहा है, हालांकि लोग उनको दुर्गेश के नाम से जानते हैं, बट मेरे लिए तो मुन्नू ही है। श्रीकांत भाई नमस्कार। तो दुर्गेश वगैरह के लिए बड़ा जरूरी है कि ये इस टाइम ये जानना जरूरी है जो मैं बात कहने जा रहा हूँ। इस बात को कहने से पहले एक बात बताऊं कि आप सबको पता ही होगा कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय रामसुंदर दास जी का बड़ा आशीर्वाद मुझे प्राप्त होता रहा है। मैं उनके बड़ा नजदीक था, मुझे ये अधिकार था कि मैं उनसे कुछ भी पूछ सकूं, कुछ भी कह सकूं, कभी भी कोई सलाह आशीर्वाद ले सकूं, और वो बड़ा खुशी खुशी देते थे। ऐसा ही कुछ प्रसंग तब बिहार की राजनीति में आई थी, कुछ ऐसी बातें आई थी, वो यहाँ पर चर्चा करना जरूरी नहीं है। तो मैंने उनको बताया था कि सर, इस तरह के लोग राजनीति में कैसे बने रह सकते हैं जो देश में रह करके देश विरोधी बात करते हैं और देश के द्रोह तक जा सकते हैं। मैं बड़े भैया आदरणीय अजीत दुबे जी को सादर प्रणाम बोलता हूँ। भैया, आपका आशीर्वाद मिला, बने रहिएगा, कुछ देर तक अपना आशीर्वाद दीजिएगा। आज का मुद्दा आप जैसे पढ़े लिखे शिक्षित लोगों के लिए ही है। तो आदरणीय अजीत दुबे जी को सादर प्रणाम। परिमल चतुर्वेदी जी, आपको भी प्रणाम। तो वो बात कर रहा था मैं, वो एक वाक्य बताया। वो बता रहे थे कि चूंकि बिहार में भगवान बौद्ध का स्थान है और चीन, जापान, श्रीलंका, ये सब कई देश हैं जो बौद्ध धर्म को मानने वाली है, तो वहाँ वो कोई कार्यक्रम हो रहा था। चीन के, जापान के बहुत बड़े बड़े लोग आए हुए थे। चूंकि वो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री होने के हैसियत से भी मंचस्थ थे। वो कह रहे थे कि जब मेरा मौका आया तो चूंकि हम लोग 65 की लड़ाई और ये सब देख चुके थे, तो हमने अपना एक बात रखना चाहा कि देखिए, हमने आपको बुद्ध दिया और आपने हमको युद्ध दिया। आप बुद्ध को मानने की दावा करते हैं, जबकि भगवान बुद्ध अहिंसा परमो धर्म की बात करते हैं, और आप युद्ध में अहिंसा कहां से हो सकता है। इस बात के बाद जब उसका राष्ट्राध्यक्ष बोलने के लिए आया तो बोले कि राकेश, जानते उसने क्या कहा?
कहा कि हमारा पूरा देश भगवान बुद्ध को समर्पित है। मैं जब भारत भूमि पर आता हूं तो इस भूमि को चूमता हूं कि ये वही भूमि पवित्र भूमि है जहां भगवान बुद्ध ने जन्म लिया है। लेकिन अगर बात मेरे देश की होगी ना तो मैं सबसे पहले भगवान बुद्ध को काट दूंगा, क्योंकि वो मेरे देश के विरुद्ध अगर बात करेंगे। भगवान बुद्ध अगर जिंदा होते और वो कहते कि 1965 की लड़ाई में भारत के साथ लड़ाई नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो मेरा जन्मभूमि है, तो मेरा पहला वार भगवान बुद्ध के गर्दन पर होता। पूरी सन्नाटा छा गई डैश पर। जितने लोग थे वो सब राष्ट्राध्यक्ष बैठे थे, इतने बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे शिक्षाविद और बड़े बड़े लोग बैठे थे। सबको ऐसा लगा जैसे यार ये क्या बोल दिया। फिर उन्होंने बोला कि हम चूंकि अंग्रेजी नहीं बोलते हैं लेकिन अंग्रेजी में बोल रहे हैं ताकि लोगों को समझ में आवे कि मैं क्या बोल रहा हूं। उन्होंने फिर से रिपीट किया और कहा कि भगवान बुद्ध की इस पवित्र धरती पर जब मैं कदम रखता हूं तो इसको चूमता हूं और धन्य महसूस करता हूं कि हम ऐसे पवित्र भूमि पर अपना पांव रखे हैं जहां कभी भगवान बुद्ध ने जन्म लिया है। लेकिन अगर 65 की लड़ाई में भगवान बुद्ध ये कहते कि तुम इस लड़ाई को रोक दो क्योंकि वो मेरा जन्मभूमि है, तो मेरा पहला वार भगवान बुद्ध के गर्दन में होता। कह रहे कि ये सोच चीन, जापान और श्रीलंका या बड़े बड़े देशों का है। लेकिन हमारे यहाँ कहा जाता है कि मेरा खुदा पहले है, मेरा भगवान पहले है, मेरा जीसस पहले है, मेरा वाहेगुरु पहले है, मेरा फलाना पहले है। अब तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि मेरा नेता पहले है। दे जाए भाड़ में, नेताजी ने कहा है सही। ये बात मुझे इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि आज की स्थिति आप देख रहे हैं कि कुछ जाहिल जमातों की वजह से कोरोना की बीमारी अब गांव में चली गई है। ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि किसी आदमी के इलाज करने के लिए कोई डॉक्टर जाए जो देवदूत के समान हो और उस पर हमला कर दिया जाए? ये बात तो अंदर तक जा ही नहीं रही है। मैं 2 दिन से बड़ा परेशान था। कल चूंकि मैं पहले लिख चुका था कि इस ग्रामीण रोजगार पर बात करूंगा, इसलिए मैंने कल इस पर नहीं बोला, बड़ा कल ही बोलने का मन था। मैं दिन भर ये विचार किया। जब से मुझे होश संभाला है तब के गतिविधियों को एक बार नजर डाला कि ऐसा क्यों हो सकता है। आप सब लोग जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, द्विवेदी जी जैसा पढ़ा लिखा आदमी है, पीएन पंथी मेरा भाई दुर्गेश भी बड़ा तेज तरह समझदार और होशियार आदमी है। उम्र मेरे से बेशक छोटी हो, बट ज्ञान उसका ज्यादा है मेरे से, तो उसको भी बढ़िया ज्ञान होगा इस विषय पर। मैं चाहूंगा कि वो भी अपना सुझाव रखें। जो मेरे को एक बात समझ में आई वो आया हमारा शिक्षा पद्धति। मित्रों, शिक्षा पद्धति के बीच में आप जानते होंगे कि थॉमस वेवेंटन मैकाले, ये लोगों को पता नहीं होगा, लॉर्ड मैकाले सब जानते होंगे। लॉर्ड मैकाले ने जब हमारे देश में शिक्षा पद्धति लागू किया तो कई लोग उस पर प्रश्न उठाए, वहां तक कि उसके अपने इंग्लैंड में भी। तो 2 फरवरी 1935 को उसने अपने इंग्लैंड के संसद में एक बात रखा। उसका कहना था कि मैं भारत के सभी जगहों का भ्रमण किया। 1857 की क्रांति फेल बेशक हो गई, लेकिन फिर भी हमें ये बात आया कि भाई यहाँ क्रांति हो सकती है, क्योंकि उस 1857 के पहले ये दिमाग में भी अंग्रेजों को नहीं था कि कोई हिंदुस्तानी सर उठा करके हमारे सामने बोलने की हिम्मत करेगा। लेकिन हमारे बलिया के महान विभूति परम श्रद्धेय मंगल पांडे जी, वीर कुंवर सिंह जी जैसे लोग जब उसके विरुद्ध, झलकारी बाई, रानी जसमी बाई, वो बहुत बड़ा नाम है, 1857 क्रांति वीरों के नाम रखने लगूंगा तो कई दिन लग जाएगा। मतलब ऐसे महान योद्धाओं ने जब क्रांति का शुरुआत किया तो अंग्रेजों को इस पर सोचने पर मजबूर होना कि पड़ा, भाई ये जब चिंगारी लग गई है तो ये आग लगाएगी, तो इस पर कोई ना कोई सख्त से सख्त कार्रवाई या कुछ किया जाए। तो अंग्रेज अपने यहाँ के शिक्षाविद, इतिहासकार लॉर्ड मैकाले, बहुत ही वहां का विद्वान आदमी था, उसको भेजा गया भारत में। वो सबसे पहले भारत आया तो कुछ नहीं कहा कि मैं किस लिए आऊं, उसने पहले भारत की भ्रमण की। गांव में गया, गुरुकुलों में गया, सन्यासियों के आश्रम में गया। उसको कहते इंजीनियर, डॉक्टर, मेडिकल कॉलेज तो थे नहीं, बट वो हर जगह घूमा। जब वो घूमा तो एक बात उसे मंथन किया, यार भारत को तो तोड़ा ही नहीं जा सकता, क्योंकि इस पूरे देश में कोई भिखारी नहीं है। हमने किसी को भीख मांगते कहीं नहीं देखा। जो आदमी है वो देने की शक्ति रखता है। इस देश में ऐसा कोई आदमी नहीं जिसके पास दरिद्रता हो, ऐसा कोई आदमी नहीं जिसके पास अशिक्षा हो,
ऐसा कोई आदमी नहीं है जो बड़ी ऊंची मुकाम हासिल किया और कोई बड़ी नीची मुकाम हासिल किया, उसको बात करने के लिए ऐसे उसको सर उठाना पड़े और कोई ऐसे दम्भता से नीचे झुका के बात करे, ऐसी स्थिति उसके पास थी नहीं। उसने कहा कि यार ये कैसा वाहिद मुल्क है भाई, जहां पर ना तो कोई भूखा नंगा है, ना कोई अशिक्षित है, ना कोई बहुत बड़ा शिक्षित है। ये तो बड़ा अजीब मुल्क है भाई। दूसरा क्या उसने देखा कि वहां बड़े छोटे की आदर, पर्दा, लाज, शर्म, सहयोग, समर्पण, देश के नाम पर मर मिटने की जज्बा। और उससे भी बड़ा बात कि वो पूछा कि भाई तेरा नाम वहीउद्दीन है, तुम्हारा मतलब क्या है? तो बोला कि वहीउद्दीन जात धर्म से मुसलमान है, और तुम्हारा नाम बहादुर, मैं हिंदू। अच्छा, मतलब तुम्हारा रिलीजियस अलग है, तुम्हारा अलग है? बोला हाँ। और तुम एक ही थाली में खा रहे हो? बोला धर्म अलग मामला है, थाली अलग मामला है। वो बोला यार ये तो, इसको तो बड़ा मुश्किल उखाड़ना है। फिर बोला कि भाई कुछ ऐसा आदमी तो हो जो हमारी बात उनका पहुंचावे और उनकी बात हम तक बतावे, क्योंकि हम अंग्रेजी बोलते हैं, उनको अंग्रेजी आती नहीं, वो संस्कृत बोलते हैं, हमको बुझाती नहीं, तो इसलिए तो बड़ा मुश्किल काम है। फिर मैकाले ने कहा कि यार इसका क्या तोड़ है? तो मैकाले के दिमाग में खुराफात आया। उसने बोला कि सबसे पहले इसके संस्कृति का नाश किया जाए, इनको इनके संस्कृति से इनको नीचा दिखाया जाए, इनके मन में हीन भावना भरा जाए। और ये कैसे होगा? जब इन्हीं में से कुछ लोगों को धोती कुर्ता हटवा करके पैंट शर्ट और सूट बूट पहना दिया जाएगा। फिर मैकाले ने क्या किया कि अपना शिक्षा पद्धति लागू किया और अपने 2 फरवरी 1935 वाले बयान में कहा कि आप मुझ पर भरोसा करिए, इस शिक्षा पद्धति के लागू होने के बाद और इस पद्धति से जो आदमी शिक्षित होगा वो देखने में तो भारतीय लगेगा, शकल सूरत अकल सब कुछ भारतीय होगा, लेकिन उसकी सोच अंग्रेज की होगी, अंग्रेजियत की होगी। उसमें हम जैसा दम्भता आएगा, हम जैसा प्राउड आएगा अगर इसे कोई इंटरमीडिएट में भी ये कर जाता है। कितना साल पहले उसका बोला बात आज भी सही हो रहा है। जो आदमी खींच खाच कर मैट्रिक पास कर लेता है वो चौथी पास में कहता तू अनपढ़ आदमी है, मैं मैट्रिक पास हूं 5वीं बार में नकल से ही सही। जो आदमी मास्टर डिग्री कर लेता है वो अपने आप में दमता हासिल करता है। ये हम देख रहे हैं। आप देखिए आईएएस पीछे से, आपके मजाल नहीं कि आप आईएएस को फोन कर ले और फोन उठा ले, जबकि उसको गुरुकुल में कोई भी गुरु जी कहा प्रणाम किया, गुरु जी बुलाते आ जाओ जी, क्या बात कह रहे हो। ये शिक्षा थी। हमारा जो कमजोर विद्यार्थी था गुरु जी कहते तुम बाहर नजदीक आओ। और अब है कि जो तेज विद्यार्थी है वो फ्रंट सीट पर बैठता है, बोला तू गधा में पीछे बैठ, होमवर्क करके नहीं आता है। क्लासरूम में अपमानित करने, शर्मिंदा करने, डांटने की पद्धति मैकाले के सिद्धांत से आई। उसके बाद आदमी हीनता से ग्रसित हो गया कि यार मास्टर जी सार्वजनिक डांट दिए कि मैंने 5 नंबर में 5 नंबर नहीं कर पाया। तब की थी कि गुरुजी देखते थे कि यार ये लड़के में कुछ कमी है, तो बोलते थे बच्चे हाँ तुम हमारे नजदीक बैठो, और तुम तेज हो विद्यार्थी तुम पीछे बैठो। वहां नजदीक से गुरुजी का सीधा उस पर फोकस होता था तो वो आदमी फिर उसके मुकाबले में तेज हो जाता था। ये थी व्यवस्था हमारी गुरुकुल की। मैकाले ने उसको तोड़ा। उसके बाद जब उसका पहला खेप निकला तो वो सब अंग्रेजी बोलने पढ़ने समझने लगे। जब अंग्रेजी बोलने पढ़ने लगे तो उनको लगा कि भाई चलो एक कम्युनिकेटर आ गया, एक इंटरप्रेटर आ गया, एक दुभाषिया आ गया हमारा अपना, हमारी बात उनको तो पहुंचे, उनको बात हम तक पहुंचाएगा। तो उन्होंने रेवड़ी की तरह से सरकार में नौकरी बांटना शुरू किया। भाई जो अंग्रेजी बोलेगा उसको ऊंचा पद मिलेगा। अब वो ऊंचा पद कोट टाई परफ्यूम इत्र मित्र मार कर रहता था। हमारे ही गांव में पसीने की खुशबू और परफ्यूम की खुशबू में आपस में एक ही भाई में टसल शुरू हुआ। तब जाकर के धीरे धीरे ये हीन भावना का ग्रसित होना शुरू हुआ हमारा अपना समाज कि यार मैं तो फटा धोती पहना हूं, मतलब कोट पहनना चाहिए। फिर वो कोट कैसे पहनेगा? तो भारतीयता छोड़कर अंग्रेजियत लेके आ। मैकाले ने हमारे अपने शिक्षा पद्धति में घून की तरह से इतना खोखला कर दिया कि उसको धक्का मारने की भी जरूरत नहीं पड़ी, अपने आप हमारा शिक्षा पद्धति भरभरा गया। आज के तारीख में अगर कोई आदमी चुटिया रखता है तो लोग उसको हंसी के रूप में देखते हैं, कॉमेडी के रूप में देखते हैं। आज हिंदी फिल्मों में अगर हमको कोई कॉमेडी कैरेक्टर डेवलप करना होता है तो हम उसको चोटी लगा देते हैं, धोती पहना देते हैं, हाथ में छड़ी पकड़ा देते हैं, मतलब ये एक कॉमेडी कलाकार है। और सूट बूट पैंट लगा हुआ हीरो, मतलब ये एक आधुनिक हीरो है। मतलब हम अब कॉमेडी के रूप में हो गए। मैं भी टी शर्ट पहना हूं, कुर्ता नहीं पहना हूं, क्योंकि अगर मैं कुर्ता पहनूंगा तो कॉमेडी जैसा लगूंगा, मेरी बात सीरियस नहीं जा पाएगी। मेरे अंदर मैकाले की जहालियत जलालत मेरे अंदर भरा हुआ है। आज
मैकाले की उस शिक्षा पद्धति ने हमको इस स्थिति में पहुंचा दिया है कि हमको अपना पराया समझ में नहीं आ रहा है, मैं समझ में आ रहा है कि मैं हूं। तभी आज लोग ये कहने पर हिम्मत कर पाते हैं कि जी मैं डॉक्टरों पर बम मारूंगा, डॉक्टरों पर पत्थर मारूंगा, क्योंकि वो क्यों आया चेक करने, मुझे तो चेक ही नहीं कराना। ये स्थिति आ गई क्योंकि हमारी शिक्षा व्यवस्था खत्म हो चुकी है, हमारी आपसी संस्कृति खत्म हो चुकी है। मेरा भाई दुर्गेश है, मुझसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, तो कहेगा भैया तुम क्यों बोल रहे हो, उम्र में बड़े औकात में रहा करो, मैं तुमसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूं। कह सकता है मेरा अपना बेटा है, भगवान करे बड़ा टॉप क्लास के फर्स्ट क्लास का इंजीनियर बना हुआ है, विप्रो में नौकरी कर रहा है, तो कहेगा कि अगर मेरे इतना तुम पढ़े होते तो तुम भी इंजीनियर होते। अब वो मनों में तो कह ही रहा होगा, मैं सोच रहा हूँ कि शायद ऐसा वो कह रहा हो, और उसको कहने हक भी है। हमने कई ऐसे बच्चे देखे हैं जिनके पिताजी किसानी करके गरीबी के उसमें मेहनत करके और उसको बड़ा बना दिए हैं। कभी कभी वो कह ही देता है कि अगर ऐसा होता तो आप ही नहीं कह जाते, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं। एक तो दुर्गेश के घर में आईएएस बना है, बेचारे दिल्ली में रहता है, और वो एक ऊपर हो गया नीलित वर्ग में। जब जाता है गांव में तो सारे गांव के लड़के उसके सामने आके बैठते हैं ना, जैसे कोई भगवान श्री कृष्ण हो, लेकिन उसने अपना मेहनत किया, उस मुकाम पर पहुंचा। ये मैकाले की शिक्षा है, ये मैकाले की सिद्धांत है। वो मैकाले के पढ़ाई से पढ़ करके आईएएस बना, मेरे घर का बच्चा है, आशीर्वाद है मेरा उसको, बहुत आगे बढ़े। लेकिन दम्भता आई है ना, वो घमंड तो आया है ना कि भाई मैं आईएएस हूं, मैं एमकॉम हूं, मैं एमएससी हूं, मैं फलाना हूं। हमें इस विषय पर विचार करने की आवश्यकता है। अगर मैं ये कहूं कि हमारे मैकाले के शिक्षा पद्धति को खत्म करके संस्कृति लगाया जाए तो अभी आंदोलन हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के पहले वाली सरकार में पर कहा गया था कि हमको अपने संस्कृति पर ध्यान देना चाहिए, सारा विपक्ष हंगामा करने लगा था, क्योंकि हमारे विपक्ष को तो सिर्फ हंगामा करने आता है। आप अगर मुंह में रोटी खिलाने की बात करें, विपक्ष इस पर भी हंगामा करेगा। आज मैंने जैसे राहुल गांधी की बात कहा, राहुल गांधी की आज परिपक्व राजनीति देखी। उन्होंने कहा कि आज इस बात का समय नहीं है कि कब हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरह हुआ। आज इस बात का समय है कि पूरा देश कोरोना से लड़े, मोदी से नहीं, हमें मोदी का समर्थन करना है कोरोना के विरुद्ध लड़ाई में। ये परिपक्व राजनीति है। सोनिया जी ने भी चिट्ठी लेकर के कहा था कि इस विषम परिस्थिति में, कोरोना वायरस का लड़ाई में प्रधानमंत्री के हर उठाए कदमों का मैं साथ देती हूं, मेरा पार्टी साथ देगा। अच्छी बात है, यही राजनीति होनी चाहिए। लेकिन ये बात संस्कृति के बात पर भी हो, संस्कृति और हमारा जो भारतीयता है इस विषय पर भी बात हो, तभी जाकर के बन पाएगा। नहीं तो आज अपने अपने डफली, अपने अपनी राग अलापा जाएगा। कभी कोई कहेगा कि मेरा अल्लाह जो कहेगा वही, लोग कह ही रहे हैं। हम तो सोशल मीडिया और सब टीवी पर डिबेट में देख रहे हैं। वो एक आदमी आता कहता देखो जी सबसे बड़ा मेरा अल्लाह, अल्लाह के बाद कुछ नहीं, ये देश रहे भाड़ में, हमें इस देश से कोई मतलब नहीं है, मेरा अल्लाह मालिक है। शाहीन बाग में पत्रकारों को इंटरव्यू में महिलाएं बोल रही थी नकाब में से मुंह निकाल करके कि देखिए जी मेरा मालिक अल्लाह है, खुदा है, ये देश हमारा कोई नहीं है, संविधान हमारा कोई नहीं है, हम इसको बिल्कुल नहीं मानते, मेरा देश मेरा सबसे ऊपर है। ये सब मतलब ये स्थिति है शिक्षा की। अगर हमारी संस्कृति होती तो ना हिंदू होता, ना मुसलमान होता, वो भारतीय होता, उसके लिए भारत पहले होता। मित्रों, रामायण का प्रसंग चल रहा है। रामायण में एक अंश है, जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं तो सुसेन वैद्य को लाने की बात होती है। तो चर्चा होता है कि भाई सुसेन वैद्य तो श्रीलंका में है, क्या उन पर भरोसा किया जाए? तो भगवान राम कहते हैं कि डॉक्टर के सामने मरीज होता है, दुश्मन नहीं होता, आप उनको ले आइए, मुझे उन पर भरोसा है। भगवान राम लंका के वैद्य को लेकर के आते हैं और अपने भाई की जिंदगी उनके हाथ में दे देते हैं, क्योंकि चिकित्सकों को वो भरोसा करना हमारा संस्कृति है। रामायण के टाइम से उनको तनिक लेस मात्र भी ये संदेह नहीं होता कि वो लंका का नागरिक है और मेरी लंका से लड़ाई चल रही है, कहीं मेरे मुख्य योद्धा और मेरे भाई को ही जहर ना देती। लेकिन वो कहते हैं कि चिकित्सक से बड़ा कोई धर्म नहीं होता और चिकित्सक भगवान का रूप होता है। वो मरीज का जान बचाना उसका फर्ज है, जान लेना नहीं है, चाहे वो दुश्मन देश का नागरिक क्यों ना हो। आज उस देवदूत पर हम पत्थर चला रहे हैं। हमारी शिक्षा कहाँ है? ये शिक्षा पद्धति है, सोच की पद्धति है, हमारे संस्कृति का सत्यानाश हो चुका स्तर है, जो हमारे डॉक्टरों पर पत्थर बरसाया जा रहा है। इस विषय पर अब उल्टी उल्टी राजनीति हो रही है। फेसबुक, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया पर आ रहा है, कितना करके खुशी, बड़ी खुशी की बात है, जोगी जी की पुलिस ने बढ़िया इलाज कर दिया, बड़ा बढ़िया हो रहा है। नहीं, जोगी जी, मैं भी कल कहा था कि जिन लोगों ने डॉक्टरों पर पत्थरबाजी किया है, हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं,
हम सजा देने की मांग कर रहे हैं। विरोध से ऊपर का मामला है। मैंने ये भी कहा था कि जिस तरह से उन्होंने पत्थर बरसाया है उसी तरह से उन पर लठ बरसाया जाए और उसका भी वीडियो उसी चैनल पर चलाया जाए जिस चैनल पर उनका पत्थरबाजी चलाए, ताकि लोगों के दिल में खौफ हो, क्योंकि कानून का डर शरीर के अंग अंग में खून की तरह से दौड़ना चाहिए, ऑक्सीजन की तरह से हमेशा अंदर बना रहना चाहिए कि अगर मैं कोई कानून के विरुद्ध काम करूंगा तो एक्शन मस्ट बी टेकन अगेंस्ट मी। ये जब तक नहीं होगा तब तक आप इसी तरह से आतताई बनते जाएंगे। मित्रों, हम सब लोग शिक्षा पद्धति को तो बदल नहीं सकते, क्योंकि एक बहुत ऊंची लड़ाई है, क्योंकि इसी शिक्षा पद्धति से हमारे में का एक भाई हम पर अपना शासन कर रहा है, जो IAS बन जाता है 4 किताब पढ़ करके। आप 4 विषय में PhD करिए, आपकी कोई हैसियत नहीं है। 2 चैप्टर याद कर लीजिए और इंतफाक की बात होगी कि जो 15-20 प्रश्न पूछे जाते वही 15-20 प्रश्न आपको याद हो, आप IAS बन गए। आप 15-20 बुक रट के बैठे हुए हैं, आपका कोई महत्व नहीं है, कोई कीमत नहीं है। हमने देखा है, हमारे साथ के कई विद्यार्थी, 2 लोग तो थे छपरा में हमारे साथ दिन भर सिनेमा देखने के चक्कर में पड़ते थे। हम वो देखते आगे हाँ वो टिकट लिया चुका है, जल्दी चलो गणेश टॉकीज में, पहले ही मिल जाएगा। आज उसमें मैं नाम नहीं रखूंगा, बिहार का ऊपर का सेक्रेटरी बना है, वो तो खैर बिहार में चीफ सेक्रेटरी स्तर का अधिकारी है। वो पढ़ता बिल्कुल नहीं था। जब वो पास किया तो बोला ऐसा ये दुर्घटना कैसे हुआ मेरे भाई? तो बोला यार ईमानदारी की बात मानेगा, जो 15-20 प्रश्न मैंने याद कर रखे थे वही आ गया। इंतफाक की बात है कि मैं 10 प्रश्न याद किया था और 10 प्रश्न करने को मिला और मैं पास कर गया। मतलब बात वही हुई कि आप पूरी बुक पढ़े हुए हैं, 2 पन्ना छूट गया आपसे पढ़ने के लिए, और जब आप परीक्षा में आए तो वही 2 पन्ना आपको प्रश्न में आ गया। आपकी पूरी बुक की पढ़ी हुई बेकार हो गई, 2 पन्ना जिसने पढ़ा वो पास कर गया। ये मैकाले की शिक्षा पद्धति है, क्योंकि आपको 15 प्रश्न दिया जाता है ना, सॉल्व एनी 5 क्वेश्चन, यही लिखा जाता है। 10 प्रश्न दिया जाएगा, किन्हीं 5 का उत्तर दीजिए, और आपने वही 5 इंतफाक से पढ़ लिया है तो आप फर्स्ट क्लास हो गए। और मैं 95 प्रश्न पढ़ा हूं, याद किया हूं, एकदम घूर के पी गया हूं, और वो 5 नहीं किया हूं जो आया हुआ है, तो मैं तो फेल हूं ना। मेरे माँ बाप कहेंगे कि तू तो फेल है, तू कब पढ़ा, पास नहीं कर सका। ये मैकाले की शिक्षा पद्धति है, ये मैकाले का शिक्षा है, क्योंकि यही ग्रेडिंग रेटिंग का है कि आप 5 प्रश्न अगर आप नहीं किए तो आप फेल है, आप 95 प्रश्न याद किए हैं तो आप 5 प्रश्न याद कर लिए तो आप पास है, आप 95 प्रश्न याद किए आप फेल है। इन्हीं शिक्षा पद्धति की वजह से हमारे में से लोग, जो लोग 5 प्रश्न पढ़ चुके हैं, वो आज ऊंची कुर्सी पर बैठे हैं, ऊंचे आसन पर बैठे हैं और हम पर शासन कर रहे हैं। मैकाले ने यही किया था, हमारे देश की संस्कृति का सत्यानाश कर दिया था, हमारे देश की संस्कृति का नींव इतना खोद दिया था जिसको गिराने के लिए धक्का भेज देने की जरूरत नहीं पड़ी, अपने आप भरभरा के गिर गया। और यही वजह है कि आज जगह जगह हमारे ही अपने देवदूतों पर पत्थरबाजी, गोलीबाजी और लठबाजी की घटना देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है, और ये लोग इस पर राजनीति करते हैं। कोई कहता है कि ये गलत है, कोई कहता है कि सही है। ये राजनीति के लोग चूंकि मैकाले शिक्षा पद्धति से ही शिक्षित हुए हैं, इसलिए उनको अपने भारत से कोई मतलब नहीं है, उनको नंबरों से मतलब है। और नंबर का मतलब मुसलमानों का वोट ज्यादा होता है तो वो मुसलमानों के लिए वो कह सकते हैं कि जी भाई मुसलमान लठ मारता, आप लठ खा लीजिए। ये संस्कृति है, क्योंकि कई लोगों का बयान आ गया कि हम जिस तरह से महिलाएं और बच्चों को गिरफ्तार कर दिया, बच्चों को क्या दोष? वीडियो में साफ दिख रहा है कि बच्चा पत्थर दे रहा है और उसकी माँ पत्थर बरसा रही है। अब वो बच्चा दोषी नहीं है तो कौन सा दोष है? ये मैकाले की शिक्षा पद्धति से जुवेनाइल जस्टिस और जुवेनाइल कोर्ट बना हुआ है, उन्हीं अंग्रेजी हुकूमतों के माध्यम से। और जो आदमी माइनर होता है उस आदमी से छुरी मरवा देता है पॉकेटमारी गिरोह वाला, तो उसको पता है कि इसको सजा नहीं होगा। हमने अभी निर्भया हत्याकांड में देखा था कि जो निर्भया के साथ सबसे ज्यादा बर्बरता किया था वो माइनर है, जिसको अरविंद केजरीवाल ने 10,000 रुपया और सिलाई मशीन देकर के सम्मानित किया कि जाओ भैया तूने बड़ा बढ़िया काम किया था, जुवेनाइल जस्टिस के अंतर्गत को छूट मिल गई। ये अंग्रेजों का बनाया कानून है, जबकि हमारे देश में सजा उसके गुनाहों को मिलता था, उम्र का हिसाब से नहीं मिलता था। तूने गलती किया है तुमको सजा मिलेगा। हमारे यहाँ हम लोग अपने रामायण में देखते नहीं है कि किसी अप्सरा का हल्का सा नजर उठ गई तो जा तू मछली बन जाएगी। अब कभी हनुमान जी जाएंगे, उनका पाँव छुएगी, तेरे को मुक्ति मिलेगा। तूने एक आदमी पर बुरी नजर डाल दिया, अंदर आत्मा में सोच लिया तो जा तू पत्थर की हो जाएगी। जब भगवान राम का सिरिंच पड़ेगा तेरा उद्धार हो जाएगा। तब तो ये नहीं कहा गया कि कोई महिला है, गलती से उसकी नजर उठ गई, पराया पुरुष की तरफ मत करिए। ये हमारी शिक्षा पद्धति थी। आज तो हमारा शिक्षा पद्धति ये बता रहा है कि अब कहने में संकोच हो रहा है। इसी सरकार के टाइम में, इसी वाले सरकार के टाइम में पास हुआ है
कि आप अपने पत्नी को कुछ नहीं कह सकते अगर वो आपके सामने भी बहुत कुछ कर रही है, क्योंकि उसको स्वतंत्रता है। अब ये हमारी संस्कृति आ गई है, ये मैकाले की शिक्षा का आधार है। सुनने में भी शर्म आता है कि हमारे देश में कानून बन गया है कि आप अपने पत्नी को कुछ नहीं कह सकते अगर वो बहुत कुछ कर रही है, क्योंकि उसको अपनी आज़ादी है। आपकी पत्नी भी आपको कुछ नहीं कह रही है अगर आप सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि आपको भी स्वतंत्रता की आज़ादी है। हमारा देश कहाँ जा रहा है, ये सोचने की बात है। इस बीच कई लोगों ने मुझे आदेश दिया है, मार्गदर्शन दिया है। बड़े भाई निर्मल सिंह जी को मैं सादर प्रणाम बोल रहा हूँ। निर्मल सिंह जी मेरे को सुन रहे हैं, लेकिन अभी तक मार्गदर्शन नहीं दिए, दे देंगे, क्योंकि वो नहीं देंगे तो कौन देगा। बीपी भाई नमस्कार। बीपी भाई ने लिखा है कि ये सही दत्त मुस्लिम भाई और एजुकेशन मुस्लिम समाज के लोगों का मौन व्रत में होना दुर्भाग्यपूर्ण है। डॉक्टर पर हमला पर बहुत लेट में आज सलमान खान बोले हैं, फिर मुस्लिम युवक के आइकन शाहरुख खान को पहले ही आकर बोलना चाहिए कि मूक दर्शक बने रहना मौन समर्थन तो नहीं है। सलमान खान का वीडियो आने से आप बीपी भाई खुश मत होइए, क्योंकि सलमान खान भाट है। अब मोदी जी का पैसा आएगा तो मोदी जी जिंदाबाद, राहुल जी का पैसा आएगा तो राहुल जी जिंदाबाद। वो तो पपेट है, उसका पैसा दीजिए वही बोलेगा। तो सलमान खान का बहुत मतलब नहीं है कि वो क्या बोल रहा है। सलमान खान को छोड़ दीजिए, शाहरुख खान, आमिर खान क्या बोलेंगे, मैं इनको भाव ही नहीं देता। हाँ, मुस्लिम राजनीति करने वाले लोग और मुस्लिम धर्म गुरुओं को बोलना चाहिए। फिरंगी महली ने ये बयान दिया है, कई लोग दिए हैं। हमारे डॉक्टर फैजुद्दीन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का है, वो भी ये बात कहे हैं कि ये गलत हो रहा है। तो मुस्लिम विद्वानों ने बात बोला है। मेरे कई अनुरंजन झा हमारे पत्रकार हैं, उन्होंने भी कल कहा है कि मुसलमानों का इस विषय में समर्थन करना बेहूदगी से बड़ा नहीं है। जो लोग समर्थन करते हैं मेरे फेसबुक फ्रेंडशिप से हट जाइए, नहीं तो हम खुद हटा देंगे। तो ये जरूर है कि मुसलमानों का समर्थन कोई नहीं कर रहा है। आप शाहरुख खान और सलमान खान और आमिर खान की चिंता छोड़ दिए, इनकी कोई हैसियत नहीं है। मेरे लिए ये चौनी भी नहीं है। आप पता ना क्यों इनको भाव देते हैं। शाहरुख सलमान मेरे लिए उनकी कोई हैसियत नहीं है। हाँ, मैं बाहुद्दीन खान की कदर करूंगा, उनको बोलना चाहिए था। मैं सलमान रुश्दी की बात करूंगा, उसको कुछ बोलना चाहिए था। मैं ये जो मुस्लिम स्कॉलर लोग हैं उनको बोलना चाहिए था, और वो लोग बोल रहे हैं। फिरंगी महली ने बोला है, बरेली वे ने बोला है, दारुल उलूम वालों ने भी बोला है कि ये डॉक्टरों पर हमला इस्लाम के विरुद्ध है। और कुरान में और सूरा में भी लिखा गया है कि ऐसा कोई आफत आएगा, जब कोई संक्रमण हो तो आपको मस्जिद में नमाज करने की जगह घर से इबादत करना चाहिए। खुदा हर जगह है। ये लोग कह रहे हैं आप सलमान पर खुश नहीं है। सलमान का बोलना मुझे बहुत ज्यादा ये नहीं लग रहा है कि सलमान कोई बहुत प्रिय है। सलमान का कोई मतलब नहीं। आदरणीय प्रेम जी को नमस्कार। अशोक कुमार सिंह, हाँ भाई नमस्कार। अशोक जी ने कहा रामायण सीरियल के बाद आप आते तो अच्छा लगता। अशोक भाई, रामायण 2-4 दिन तक रहेगा। ये 10 बजे बहुत दिन से चलता आ रहा है। कल आदरणीय द्विवेदी जी ने भी आदेश किया था, लेकिन ये रामायण लॉकडाउन के बाद बंद हो जाएगा। और आपके आशीर्वाद बना रहा है तो मैं परमानेंट रहूंगा। आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे तो फायदा के लिए कायदा भुला दीजिए, ऐसे क्षत्रिय नहीं है। हम हैं जो फायदा के लिए कायदा नहीं भुलाते और मोम की तरह से वातावरण और ताप पर पिघलते नहीं हैं। हम आपके भाई हैं, आपके आशीर्वाद से चलते हैं। बीपी सिंह, बहुत सुंदर प्रस्तुति का आपने ऊपर उदाहरण देना वाकई प्रेरणादायक है। राजीव दीक्षित जी जैसे वर्णन, अरे बाप रे बाबू, बहुत बड़े आदमी। राजीव दीक्षित बहुत बड़े आदमी है। मेरी हैसियत उनके जूता में पांव रखने की भी नहीं है। उनकी से तुलना करके मत करिए। मैं आपका भाई हूं और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। अंकित सिंह राजपूत जी नमस्कार। एक बात नहीं समझ में आती कि जमातियों का एजुकेशन सिस्टम का चांस नहीं हो नहीं रहा। एजुकेशन सिस्टम नहीं, असल में यही तो मैं कह रहा हूं। ये मैकाले के टाइम में हुआ गया था कि आप अपना इस्लामिक शिक्षा लगाइए। उसके 1835 के पहले कोई इस्लामिक शिक्षा, संस्कृति शिक्षा जैसे नहीं थी, भारतीय शिक्षा जैसा थी। और उस वक्त अगर कोई इस्लामिक शिक्षा दी जाती थी तो उसमें पहला हुआ करता था कि हमारा दीन, मतलब हमारा भारत पहले है, हमारा देश पहले, मादरे वतन पहले है, जहाँ की मिट्टी से वजू करोगे तो आपका नमाज स्वीकार कर लिया जाएगा। उसको पानी से वजू, वजू मतलब हाथ धोते जो है ना, उनको वजू बोलते हैं ये उर्दू में, कि आपको इस मिट्टी से वजू करके कुरान पढ़ना चाहिए, नमाज पढ़ना चाहिए, वो स्वीकार है। पानी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मिट्टी से उसको कहा गया कि अब मिट्टी हटाइए, पानी से हाथ धोइए और तब जाकर करें तो स्वीकार होगा। यहीं से गलती हुई है। और शिक्षा पद्धति में देखिए,
नरेंद्र मोदी इस बात के लिए बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने कहा था कि आप अपना कुरान पढ़िए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये एक हाथ में कंप्यूटर भी लीजिए, मतलब आधुनिक शिक्षा से साथ साथ आप अपना रिलीजियस शिक्षा भी लीजिए। लेकिन मेरा मानना है कि जिसके दिमाग में रिलीजियस ज्यादा बढ़ा रहेगा ना, वो उग्र बहुत ज्यादा होगा, चाहे वो हिंदू रिलीजन की तरफ हो, इस्लामी रिलीजन की तरफ हो, क्रिश्चियन रिलीजन की तरफ हो या सिख रिलीजन की तरफ हो। अब वो जो निशंकों ने हाथ काट दिया पुलिस वाले को, तो मुसलमान नहीं थे, उनका तो किसी मस्जिद में शिक्षा नहीं हुआ था, लेकिन उन्होंने हाथ काट दिया हमारे पुलिस वाले को, क्योंकि उनके मन में भी रिलीजियस शिक्षा भरा हुआ था। वो चाहे सिख रिलीजियस हो, हिंदू रिलीजियस हो, या वो जो स्ट्रीम रिलीजियस सिस्टम जो आपके मस्तिष्क में बढ़ जाएगा ना, तो आप पागल हो जाएंगे और आपको सिर्फ वही लगेगा जो आपको अच्छा लग रहा है, और आपको अच्छा लगा कि पुलिस वाले रोका, हम इसका हाथ काट दें। तो रिलीजियस शिक्षा घातक ही होता है, फायदेमंद नहीं होगा अगर वो स्ट्रीम पर हो जाए, तो रूज पर हो जाए। तो अंकित से लिख रहे हैं कि मन प्रसन्न हुआ आपकी स्टेटमेंट से। जी नमस्कार, ये मेरा सौभाग्य है। पीएन पंथी नमस्कार। पीएन पंथी जी, पीएन पंथी मित्रों अपने पूर्वांचल के हैं, छपरा जिला घर है इनका, पीएफ में अफसर है, भोजपुरी बोलते हैं, और मेरे लिए तो मेरे बड़े भाई की तरह से हैं। राजनीतिक विरोध है इनसे हमारा, मतलब ये अलग राजनीति रहने वाले हैं, हमारे जैसे निष्पक्ष राजनीतिक नहीं है, लेकिन ये इनका विचार है, इनका सम्मान है। पंथी जी को नमस्कार। पंथी जी, प्लीज यू डिस्कस ऑन इंडियन लेबर, दे आर फेसिंग डिफिकल्टी एंड मोर मजदूर आर प्रोजेक्ट्स। आई विल बी ट्राई टू मैं आपको एक मिनट बता देता हूं कि इस विषय पर मैं बाद में बात करूंगा, क्योंकि ये मुद्दा अभी अलग हट जाएगा, ठीक है ना। दुर्गेश, हाँ नमस्कार। हाँ दुर्गेश, शुभ आशीर्वाद बाबू। दुर्गेश आपसे सहमत है जी, धन्यवाद। देश विरोधी नहीं, बीजेपी विरोधी मजदूर हैं। खैर ये तो आपके अपने राजनीतिक स्टेटमेंट है, मैंने आपको पहले बताया था कि जो आपको अपना राजनीतिक है। हाँ दुर्गेश क्या कह रहे हैं? हाँ निर्मल भैया नमस्कार। अच्छा बोल लेते हो, आज तो बहुत अच्छा बोले जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुरू में निर्मल भैया नहीं आए थे, इसको दोबारा सुनिएगा, शुरू वाले स्टेटमेंट भी बड़ा बढ़िया है। दुर्गेश लिख रहे हैं कि आप अपनी बात पूरी करके मेरे एक सवाल का ईमानदारी से जवाब दीजिए। बोलो। मैं काले तो चला गया, पर ये कौन है जो हिंदू के नाम पर हिंदू को मार रहा है? दरोगा सुबोध सिंह के संदर्भ जोड़ करके पूछ रहा हूं, जिनका मॉब लिंचिंग में जान ले लिया गया था। मरने वाले जेल आते हैं, फिर उनका माला पहनाया जाता है। आपको पता ये कौन लोग हैं? और ये मैं काले के दौड़ दुर्गेश, सुबोध सिंह की हत्या चूंकि एक कानूनी पहलू है और वो कानून से मामला निपट चुका है, मुझे जैसे आदमी को नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जिन लोगों पर हत्या के इल्जाम है उन लोगों ने हत्या नहीं किया था। सुबोध सिंह की हत्या किसने किया था ये मैं कह नहीं सकता, मैं तुमको इनबॉक्स में बोल दूंगा, क्योंकि ये अदालत के अवमानना का केस मुझ पर बन जाएगा। वैसे ही हमारे एक मित्र ने मेरे को फोन किया था, रिश्तेदार हैं, मेरे भगिन दामाद हैं, मेरे बहन के दामाद हैं, बिहार के एक जगह चीफ जस्टिस हैं, जिला जज हैं। उन्होंने फोन किया था कि मामा जी नमस्कार, मैं आपका वीडियो रोज देखता हूँ, दो बात पर जरा आप कंट्रोल कर सकते हैं क्या? मैं बोला ये जज बोल रहा है कि दामाद बोल रहा है? बोला नहीं ये दामाद बोल रहा है। मैं बोला बोलो। आप हर बार में कई बार आप अदालतों को लपेट देते हैं, कहीं कोई आदमी आप पर अवमानना का केस ना कर दे। मामा जी सबसे पहले वो शादी कर लीजिए अपने बेटियों का, उसके बाद आप खुद बोलते रहेगा मैं ही आपको किसी केस में बंद कर दूंगा, वो आपकी मनसा पूरा हो जाएगी। लेकिन तो मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले उनका मेरे को दामाद के रूप में तो निवेदन होगा, जज ग्रुप में आदेश हुआ, तो अभी नहीं बोलूंगा। लेकिन जो खबरों में है ना वो मामला नहीं है, वो छोड़, क्यों माला पहनाया गया था वो भी मामला नहीं है, ये प्रचारित किया गया था। सबसे तो पहले टीवी पर समाचार सुन करके आकलन मत लो, क्योंकि आज के तारीख में तो टीवी पर यही समाचार आ रहा है कि देश भर में कोरोना फिर जमातियों का है, राकेश परमार और दुर्गेश को कोरोना छू ही नहीं सकता, ये समाचार में है। तो क्या मैं भी कहने लगूं कि अब कोरोना वायरस सिर्फ जमाती है? नहीं, 10,000 जमाती थे, लेकिन अगर टीवी पर गिन लो तब तक वो 1,00,000-2,00,000 जमातियों को कोरोना वायरस इन्फेक्टेड कर दिया है, जबकि 10,000 जमाती यहाँ पे गए हुए थे। तो ये समाचार सुन करके आकलन मत करो, क्योंकि समाचार वही कहता है जो उसको स्क्रिप्ट मिलता है, तो समाचार पर आकलन करना ठीक नहीं है। और उस विषय पर कुछ भी कहना जो कि अदालत से फैसला हो चुका है, ये अवमानना का मामला आएगा। और मैं फिलहाल जब तक तुम्हारे भतीजियों की शादी नहीं हो जाती, अवमानना के केस से बचने का प्रयास करूंगा, क्योंकि बहुत मेरे शुभचिंतकों ने मुझे समझाया। एक मेरे बड़े भैया निर्मल सिंह जी ने भी एक दिन फोन करके मेरे को डांटा था, बोला कि तुम ये गलत बोल रहे हो और तुम मत बोलो।
ये मेरे बड़े भाई हैं और ये मेरे को डांट सकते हैं, तुम मेरे छोटे भाई हो, तुम भी मेरे को समझा सकते हो। ये आपका तुम्हारा और उनका दोनों आदमी का मेरे प्रति प्रेम और श्रद्धा ही है, लेकिन मैं अवमानना पर नहीं बोलूंगा। निर्मल भैया ने लिखा है कि इतना मेहनत पढ़े के समय भय रहे न तो सीन कुछ और। हाँ भैया, पढ़े तो वह मैकाले के सिद्धांत में IAS बन गई रहती है, उनका करती हैं, लेकिन नाप बने तो बहुत अच्छा न बा, कैसे फिर इतना साफ हम नाप बोल पाती। IAS कहाँ साफ बोली, ओकरा बोले के हिम्मत बा? हमने ऐसा बेबुद्धि वाला आदमी ही बोल सकता जेकरा पहले बोले के स्वतंत्रता बा। दुर्गेश लिख रहा है कि टीवी नहीं देखता हूँ टीवी नहीं देखता हूँ तो माला पहनने वाला तुम्हारे घर आके बताया था, काहे लिए भैया को बेवकूफ बना रहे हो? टीवी नहीं देखते हो, अच्छा करते हो, दिमाग कम प्रदूषित रहेगा। टीवी जितना कम देखोगे उतना ही दिमाग कम प्रदूषित होगा, और भी कई माध्यम है समाचार आने का। खैर, वीडियो लंबा हो रहा है। आज एक ही विषय पर था जिस पर कंसंट्रेट करें आप लोग। पहला विषय था कि हमारा शिक्षा पद्धति क्या पुनर्विचार के योग्य है। दूसरा, अगर नहीं है तो इसमें और क्या किया जाए जिससे लोगों के दिमाग में देश के प्रति प्रेम जगे और देश विरोध कार्रवाई करने से लोग डरें। आज का मुद्दा यही था। इन्हीं पर आपका आशीर्वाद चाहूँगा, इन्हीं पर आपका सुझाव चाहूँगा, और साथ में ये भी चाहूँगा कि फेसबुक ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाँ राघवेंद्र, नमस्कार भाई, को मैंने शायद कम प्रणाम किया। हालांकि मैं फिर से एक बार कह देता हूं, फेसबुक का अगर आदमी सुन रहा हो तो, कि मैं मोदी भक्त हूं, आप मत परेशान हो, मेरे भक्ति पर रत्ती मार भी संदेह मत करो, और संभव हो सके तो मेरे को पोस्ट करने की इजाज़त दे दो। अब मैं फेसबुक पर बोल सकता हूं, शेयर पोस्ट नहीं कर सकता। 3 महीना के लिए बैन कर दिया है। आप सब लोग मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, आशीर्वाद दें, ताकि मेरी बात और तक पहुंचे, और आप लोग भी अपने अपने माध्यम से लिखें, बोले, कहें, ताकि इस विषय पर एक बहस चले इस देश में कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि हमारे देश में लोग देश विरोध बात ओपनली कह सकते हैं, उन्हें शर्म नहीं आती, डर नहीं आती। ये बड़ा निंदनीय है, बड़ा चिंतनीय है। ये कोरोना से बड़ा खतरनाक चीज़ है, क्योंकि कोरोना पर विजय हमारे वैज्ञानिक डॉक्टर पा लेंगे, ऐसा मुझे भरोसा है। लेकिन क्या इस पर भी विजय पा लेंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता। इस विषय पर विजय आप लोग पाएंगे। राघवेंद्र ने लिखा है कि 62 न्यू केस आ गया है, क्या कर रहे हैं सर? राघवेंद्र, 62 नहीं, और ज़्यादा आएगा। कई चरण आगे बढ़ेंगे अगर आप अपने चरणों को अंदर नहीं रखेंगे। कोरोना से डर रहा है तो अपने चरण को रखिए। लेकिन मेरी आज की परिचर्चा राघवेंद्र, इसको दोबारा से सुन लो ना मेरे यूट्यूब पर आकर के या इसी पर। आज का परिचर्चा कोरोना से भी खतरनाक बीमारी पर था, जिसका इलाज पता न कैसे ढूंढा जाएगा, कब ढूंढा जाएगा। ईश्वर करे इस पर भी इलाज ढूंढ लिया जाए और इस पर भी नियंत्रण पाया जाए, तभी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हारेगा कोरोना, जीतेगा हिंदुस्तान, मेरा भारत महान।